हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 4 से लेकर 6 फरवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। दो सबसे बड़ी न्यूज़ ये हैं कि भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ के प्रजनन का केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित होगा इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी एक गुड न्यूज़ ये है कि भारत में बहुत ही जल्द पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का निर्माण भी किया जाएगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो के अंदर। करंट अफेयर की डेली पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछले क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 तारीख के करंट अफेयर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, केन और बेतवा नदी जो है ये दोनों कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है यमुना। यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी केन और बेतवा नदी है। वैसे यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो यमुना तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों नदियों के बारे में। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ये यमुना नदी बह रही है, ओके, अब है क्या कि केन और बेतवा ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। अब अगर बात करें केन नदी की, तो ऐसे केन नदी निकलती है और ऐसे आकर ये उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में आकर मिल जाती है, किससे? यमुना से। उसी तरीके से अगर बेतवा की बात करें तो ये ऐसे निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आकर मिल जाती है। ठीक है, हमीरपुर कानपुर के पास पड़ता है और बांदा आपका एमपी बॉर्डर के पास पड़ता है। तो इन दोनों नदियों से ये आकर मिलती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। कुछ टाइम पहले केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए भी एक रिवर लिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उसका रीजन ये है कि बेतवा नदी जो है इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। साल में ज्यादातर समय तक अब ये नदी सूखी रहती है, जिसकी वजह से हमीरपुर रीजन के आसपास जो खेती करने वाले किसान हैं उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसकी वजह से यह प्लान किया गया था कि केन नदी को बेतवा से क्यों ना जोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से बेतवा में भी साल भर बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, वाटर ऑफ अमाउंट स्टिल इतना रहे कि वहाँ के किसानों को फ़ायदा इसका पहुँच सके। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। अभी हाल ही में एलन बॉर्डर मेडल से कौन से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है उनके द्वारा कई सारे पुरस्कार लॉन्च किए गए हैं और इन पुरस्कारों में एक सबसे इंपॉर्टेंट है एलन बॉर्डर मेडल। और इस बार इस मेडल से सम्मानित किए जाएंगे ट्रेविस हेड। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के द्वारा वोटिंग कराई गई थी और वोटिंग में 208 वोट मिले हैं ट्रेविस हेड को। इनके एवज में अगर दूसरी तरफ बात करें तो हेजलवुड जो है इनको 158 वोट मिले और पैट कमिंस को 147 वोट मिले। ट्रेविस हेड की अगर बात करें तो साल 2024 में 1427 रन इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी है। वहां पर भी आपको पता ही है, इन्होंने एक मैच में तो अकेले 150 रन ही मार दिए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी सेंचुरीज इन्होंने लगाई हुई हैं। इसके अलावा भी पूरे 2024 में सुपर हिट खिलाड़ी के तौर पर ये रहे हैं। सबसे ज़्यादा नज़र में तब आए जब 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था ओडीआई, जिसमें फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और उसमें इन्होंने भारत के खिलाफ सेंचुरी मारते हुए पूरा विश्व कप भारत के हाथों से छीन लिया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से अगर बात करी जाए विमेंस कैटेगरी में किसको मिला हुआ है, तो विमेंस कैटेगरी में ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। इनका नाम है सदरलैंड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सदरलैंड। पूरा नाम है एनाबेल सदरलैंड और कुछ टाइम पहले आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द मंथ भी रही थी। तो इनको क्लार्क मेडल से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्लार्क मेडल। ठीक है, ट्रेविस हेड को एलन बॉर्डर मेडल। इसके अलावा एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसे कि मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, एंड विमेंस टेस्ट परफॉर्मेंस का खिताब किसको मिला है, विमेंस T20 प्लेयर एंड मेंस ओडीआई प्लेयर। तो उसकी भी पूरी लिस्ट जो है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, तो एक बार आप टेलीग्राम से देख लीजिएगा। साल 2024 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है डोगरी भाषा में? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये ऑथर हैं चमन अरोड़ा। और चमन अरोड़ा जी का तो वैसे तो निधन हो गया है, लेकिन मरणोपरांत इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। इसका नाम है एक होर अश्वत्थामा। क्या नाम है? एक होर अश्वत्थामा। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। और साहित्य अकेडमी की शुरुआत सन 1954 में करी गई थी। इस पुरस्कार के साथ तांबे की एक ट्रॉफी दी जाती है और साथ में 1 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है।
भारत सरकार ने फैसला लिया है कि भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करेंगे। कौन से राज्य में? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह है रीवा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर आने वाले समय में 2 से 3 महीनों के अंदर व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करी जाएगी। इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि भारत में व्हाइट टाइगर्स की जनसंख्या को बढ़ाना, और ये अपने आप में पर्यटन का केंद्र भी बनेंगे, और हैबिटेट को भी इनसे फायदा होगा, जो नेचुरल हैबिटेट है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी अनाउंस किया है कि रीवा में इस ब्रीडिंग सेंटर के बनते ही इसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वैसे ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यह प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार के टाइम पीरियड पे चालू हुआ था। इस प्रोजेक्ट को साल 2011 में, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था। लेकिन 2014 में सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तो अब फाइनली 10 साल के बाद मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। यह कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया है और लॉ भी बनाया है कि हर उस तरीके का एआई एब्यूज टूल, मतलब ऐसे आप समझ लीजिए, आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आ रहे हैं जो कि चाइल्ड अब्यूज की बहुत सारी पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारा एडल्ट कंटेंट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके का कोई भी एआई टूल होगा उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह है ब्रिटेन गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाल ही में इसको पूरे तरीके से एक्ट में तब्दील कर दिया है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया, एआई टूल से कोई भी चाइल्ड अब्यूज इमेजेस बना रहा है या वीडियो बना रहा है, या चाइल्ड अब्यूज ना भी हो, किसी भी तरीके का ऐसा पॉर्न कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए 5 साल के सजा के प्रावधान है, मतलब 5 साल जेल का प्रावधान इसमें रखा गया एक्ट में। इतना ही नहीं, इन्होंने इस एक्ट के अंदर यह भी बात कही हुई है कि कोई भी ऐसा डेवलपर पाया गया या कोई भी ऐसा सिंडिकेट पाया गया जो कि किसी भी तरीके की पॉर्न वेबसाइट चला रहा है, तो इस वेबसाइट बनाने वाले व्यक्ति के लिए 10 साल के सजा के प्रावधान होंगे, मतलब 10 साल की उसे जेल हो जाएगी। और ब्रिटेन में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर। इन्हीं के द्वारा एक्ट में फाइनली मंजूरी दी गई है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर करी जाएगी? तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित करी जाएगी। आपको पता है पूरे दुनिया में पहली एआई यूनिवर्सिटी कौन से देश ने स्थापित करी है? तो यह है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई ने इसकी स्थापना दुबई में करी थी आज से 3 साल पहले। यूएई पूरे दुनिया में एआई यूनिवर्सिटी को लेकर वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा हुआ है। अब जाकर भारत सरकार ने भी फैसला लिया है, और होपफुली इस साल के एंड तक, मतलब 2025 के एंड तक, भारत को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एआई से रिलेटेड हर तरीके की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी जाएगी। इतना ही नहीं, आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी एआई से रिलेटेड फुल एंड पार्ट टाइम कोर्सेज भी ऑफर करेंगे वर्ल्ड लेवल पर। हाल ही में भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत पूरे दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के रूप में कौन से नंबर का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। तो भारत इस टाइम पर पूरे दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। और नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो 1 पे है चाइना। आंकड़े आपको इस कदर चौंका देंगे। पहली चीज तो ये रिपोर्ट जो है ये आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि साल 2014 में, मतलब ये रिपोर्ट कहती है साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम पर पूरे भारत में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे। लेकिन इस टाइम पर 2024 में 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं पूरे भारत में। इतना ही नहीं, 2014 के सत्र में अगर देखें तो 26% मोबाइल फोन जो कि भारत में यूज होते हैं, मान लीजिए 100 फोन भारत में यूज हो रहे हैं, तो 26 मोबाइल फोन भारत में बनते थे। लेकिन आज की डेट में 2024 के बाद भारत में अगर 100 मोबाइल फोन यूज हो रहे हैं तो उसमें से 99.2% मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही बन रहे हैं। फिर चाहे वो एप्पल का ही मोबाइल फोन क्यों ना हो और सैमसंग का ही क्यों ना हो, इन दोनों के भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में ही है, और वही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहीं पर इसका उत्पादन कर रहे हैं। साल 2014 में ये जो वैल्यू थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, ये 18,900 करोड़ की पूरी वैल्यू थी। लेकिन आज की डेट में मार्केट बढ़ते हुए 4,22,000 करोड़ का हो चुका है। ग्लोबल जस्टिस समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा?
तो इस समिट का आयोजन आने वाले 12 से लेकर 13 अप्रैल तक किया जाएगा और ये इस बार होगा आयोजित दुबई में। कहाँ पर? यूएई में, दुबई में। ग्लोबल जस्टिस समिट जो है इसमें पूरे दुनिया भर से वर्ल्ड पीस कीपर्स आ रहे हैं हिस्सा लेने और साथ में रिलीजियस लीडर्स भी हिस्सा लेंगे और 10 नोबेल लॉरेट्स भी आ रहे हैं हिस्सा लेने। मतलब 10 ऐसी पर्सनालिटीज जिन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, ग्लोबल जस्टिस समिट, इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे दुनिया भर में शांति, प्रेम और जस्टिस, इसको इक्वलिटी के साथ फैलाना। यही रीजन है कि नोबेल प्राइज विजेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया है। वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल पीस कीपर्स अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं। पूरे दुनिया भर में हर एक देश की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यूनाइटेड नेशंस में अपनी तरफ से कुछ ऐसे सोल्जर्स को जरूर भेजें हर साल, जो कि यूएन का अगर कहीं पर भी मिशन चल रहा है तो वहां पर वो सर्व कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कोई एक गरीब देश है, ठीक है, उस गरीब देश में मान लीजिए कि गवर्नमेंट को लेकर हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, मान लीजिए सिविल वॉर काइंड ऑफ चल रहा है, तो ऐसे में वहाँ के लोग भूख से भी मर रहे हैं और सिविल वॉर के अंतर्गत भी मर रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पर सर्व कौन करेगा? क्योंकि वहाँ की तो गवर्नमेंट ही नहीं है, तो वहाँ की आर्मी तो खुद ही तख्ता पलट करना चाहती है। तो वहाँ पे जो सर्व करने के लिए सोल्जर भेजे जाते हैं उन्हीं को ग्लोबल पीस कीपर सोल्जर कहा जाता है। और ये सोल्जर और कहीं से नहीं आते हैं, यूएन इनको हायर नहीं करता है, ये हर एक देश की सरकार अपने बेस्ट सोल्जर्स को भेजती है वहां पर। ये कौन है जो कि बीएसएफ जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में? तो ये सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं शशांक आनंद। अब से बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर में आईजी के रूप में ये पदभार संभाल रहे हैं और इसकी कमान संभालेंगे। वैसे आपको पता है बीएसएफ तो सभी लोग जानते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर किसे कहा जाता है? तो जम्मू फ्रंटियर बीएसएफ की वो टीम है जो कि जम्मू से लेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट तक कमान संभालती है। मतलब जम्मू से लेकर कठुआ तक जितनी भी हमारी बॉर्डर है वहां पर जो बीएसएफ की यूनिट रहती है उसे जम्मू फ्रंटियर कहा जाता है। तो उस यूनिट के आईजी अब से ये होंगे और इन्होंने सक्सीड किया है डीके बुरा को। डीके बुरा अब रिटायर हो गए हैं। ये कौन है जो कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है बार्ट डी वेवर। कौन है? बार्ट डी वेवर। अब ये नए प्रधानमंत्री हैं बेल्जियम के। और बेल्जियम में आपको पता है इतनी बुरी तरीके से पॉलिटिकल समस्या फंसी हुई थी कि बहुमत से कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी। तो आपको पता है डी वेवर ने जो अपनी सरकार बनाई है ये 5 पार्टियों के सहमति के साथ बनाई है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो मिली जुली सरकार, या जिसको गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो टोटल 5 पार्टीज मिली हैं तब जाकर ये यहाँ के पीएम डिक्लेयर किए गए हैं। और 5 पार्टियों में से 7 जो मिनिस्टर हैं ये फ्रैंकोफोन मिनिस्टर हैं और 5 जो हैं ये फ्लैमिश मिनिस्टर हैं। मतलब अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रीजन से आने वाले। तो एक तरीके से बैलेंस करते हुए गठबंधन की सरकार स्थापित करी गई है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स। और आपको पता है ना नाटो का हेडक्वार्टर ब्रसल्स ही है। वर्ल्ड कैंसर डे कौन से दिन मनाया जाता है? यह दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार 2025 की थीम काफ़ी बेसिक सी है और इस तरीके की थीम आपसे पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखें। इस बार की थीम रही यूनाइटेड बाई यूनिक। और पहली बार वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये साल 2000 में लॉन्च किया गया था। तब से हर साल 4 फरवरी को ये मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि वो कैंसर से कैसे बच सकते हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय उन्हें करने चाहिए। ये कौन सी टीम है जिसने 2025 का मेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल अपने नाम कर लिया है? तो ये है श्राची रारा बंगाल टाइगर्स टीम। इन्होंने फाइनल में हैदराबाद तूफान को हराकर ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल में 4-3 से इन्होंने शिकस्त दी है हैदराबाद तूफान को और काफ़ी टेंशन भरा ये मैच था फाइनल। इस बार का जो मेंस हॉकी इंडिया लीग का जो फाइनल है ये उड़ीसा के राउरकेला में खेला गया। राउरकेला, और राउरकेला का एक बहुत ही फेमस स्टेडियम है जिसको बोलते हैं बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। वहीं पर यह लॉन्च हुआ। और आपको शायद याद होगा 15 से 20 दिन पहले मैंने आपको बताया था विमेंस हॉकी इंडिया लीग कौन सी टीम ने जीती है। तो इस बार की विमेंस हॉकी इंडिया लीग उड़ीसा वॉरियर्स ने जीती है। किसने? उड़ीसा वॉरियर्स।
और इन्होंने फाइनल में जिसको हराया ये टीम है सूरमा हॉकी, ठीक है, इनको इन्होंने हराया था 2-1 से। और अब मेंस जीता है किसने? सांची रारा बंगाल टाइगर्स ने। हाल ही में आकाशवाणी के द्वारा एक नई रेडियो सीरीज चालू करी गई है जिसका नाम क्या है? तो इस नई रेडियो सीरीज का नाम है हर कंठ में भारत। क्या नाम है? हर कंठ में भारत। और इसके लिए ये जो नई सीरीज है इसकी शुरुआत इन्होंने 1 फरवरी से कर दी है और ये चलेगी 16 फरवरी तक। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में जिस तरीके से क्लासिकल म्यूजिक हर एक रीजन को जोड़ के रखता है, तो इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है अब रेडियो में, आकाशवाणी में डेली सुबह 9:30 बजे ये एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें भारत के अलग अलग क्लासिकल म्यूजिक्स को बजाया जाएगा और लोगों को साथ में ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से रीजन में इस क्लासिकल म्यूजिक की वरीयता है और लोगों ने किस तरीके से प्राचीन काल से लेकर आज तक म्यूजिक के ही थ्रू इवन बट अपने को आपस में जोड़ रखा है भारत में। हाल ही में ये कौन से भारतीय हैं जिन्होंने फ्रांस में मिरामास मेट्रोपोल में आयोजित मेंस 60 मीटर हर्डल में सिल्वर मेडल जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं खिलाड़ी, ये भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है तेजस सिरसे। क्या नाम है? तेजस सिरसे। और हर्डल आपको पता है ना, हर्डल इवेंट क्या होता है? एक तो होती है नॉर्मल रेस जिसमें ट्रैक में खिलाड़ी ऐसे प्लेन में भागता है, एक होता है हर्डल। हर्डल का मतलब बाधाएं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके हर्डल बने होते हैं ये लकड़ी के और इनको जंप करते हुए ऐसे जाना होता है, पार करते हुए, ठीक है। हॉर्सेस की भी हर्डल रेस होती है। तो इसी में 60 मीटर इवेंट में तेजस सिरसे ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनका पहले रिकॉर्ड था 7.65 सेकेंड का, जिसको अब तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड अपना इन्होंने बनाया है 7.64 सेकेंड में 60 मीटर हर्डल को पार किया है। और स्पेन के खिलाड़ी एनरिक लोपेज ये रहे नंबर 1 पे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और तीसरे नंबर पे जो खिलाड़ी रहे हैं ये हैं विल्हेम बेलोसियन। क्या नाम है? विल्हेम बेलोसियन। ये फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। अब अगर एनरिक लोपेज की बात करें तो इन्होंने 7.54 सेकेंड में हर्डल पूरा कंप्लीट किया है। मतलब सिरसे के कंपैरिजन में 10 सेकेंड, जो कि एक बड़ा मार्जिन होता है, उससे पहले ही इन्होंने जीत लिया। और वेलोसियन जो है इन्होंने 7.67 सेकेंड में ये इवेंट अपने नाम किया है। साल 2025 का टाटा स्टील मास्टर्स टाइटल अपने नाम किसने किया है? द वन एंड ओनली आर प्रगनंदा। और आप ये समझ सकते हैं कि फाइनल किससे इनका हुआ है, वो केवल नाम ही मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कितना टेंस्ड फाइनल था। आर प्रगनंदा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर यह टाइटल जीता है। और शुरुआत के 2 ब्लिट्ज राउंड जो थे वो डी गुकेश ने ही जीते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आर प्रगनंदा ने तीसरे और चौथे ब्लिट्ज राउंड में इस तरीके से कमबैक किया कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ इन्होंने डी गुकेश को हरा दिया। ओवरऑल 60% मैच इवेंट में ऐसा जा रहा था कि दोनों के बीच में ड्रॉ हो सकता है मैच, लेकिन आर प्रगनंदा ने लास्ट में इस तरीके की चालें चली कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ डी गुकेश को हराकर यह टाइटल अपने नाम कर लिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट टाइम टाटा स्टील्स मास्टर्स टाइटल जो है ये अगर किसी भारतीय ने जीता था तो ये है विश्वनाथन आनंद। इन्होंने साल 2006 में टाइटल जीता था। 2006 के बाद अब जाकर करीब 18 से 19 सालों के बाद किसी भारतीय ने यह टाइटल अपने नाम किया है। हाल ही में भारत का यह कौन सा राज्य है जहां पर एक नए तरीके की मक्खी देखी गई है? और इसका नाम है सैफ्रॉन रीड टेल डैम्सिप फ्लाई। तो ये जो रीड टेल डैम्स फ्लाई है इसको देखा गया है कर्नाटक में, और कर्नाटक वेस्टर्न घाट के ऊपर पड़ता है। कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं चिकमंगलोर। क्या बोलते हैं? चिकमंगलोर, जो कि पूरे भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो वहाँ पे जो घने जंगल है वहाँ पर सैफ्रॉन रीड टेल फ्लाई ये देखने को मिली है। इस मक्खी की खास बात यह है कि मक्खी अपना घर उसी जगह पर बनाती है जो कि बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। मतलब कोई नॉर्मल जंगल्स में भी अपना घर नहीं बनाती है, बहुत ही ज़्यादा जो रिच होते हैं। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है वेस्टर्न घाट के लिए कि वेस्टर्न घाट के जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो किस हद तक रिच बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं
सिद्धार्थ मैया। कौन है? सिद्धार्थ मैया। और यहाँ के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। हाल ही में कनाडा सरकार के द्वारा अमेरिका से इंपोर्ट करने वाले लोगों के ऊपर कितना टैरिफ रेट सेट किया गया है? तो देखिए, इसकी शुरुआत करी है डोनाल्ड ट्रंप ने। हाल ही में अमेरिका में सरकार बनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सत्ता में आते ही मैक्सिको के ऊपर भी टैरिफ ड्यूटी बढ़ा दी है, और कनाडा के ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा दी है, और चाइना के ऊपर भी बढ़ा दी है। ठीक है, अब हुआ क्या ऐसे में कि मैक्सिको और चाइना की तरफ से तो कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कनाडा में जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इनके द्वारा तुरंत ये फैसला लिया गया है। इनका सीधा कहना है अमेरिका हमारे ऊपर जितना आयात टैक्स लगाएगा हम भी उतना ही इम्पोज करेंगे। तो अमेरिका ने इनके ऊपर 25% लगाया था, इन्होंने भी उसको एनकाउंटर करते हुए 25% ही टैरिफ लगा दिया है। मतलब अब ऐसे लोग कनाडा के जो कि अमेरिका से सामान मंगाएंगे, किसी भी तरीके का इंपोर्ट करेंगे, उनके ऊपर 25% टैरिफ ड्यूटी लगेगी। और इस स्टेटमेंट के आते ही मैक्सिको और चाइनीज गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि ये भी बहुत ही जल्द अमेरिका के ऊपर अगले 3 सप्ताह में उसी तरीके के टैरिफ रेट लगाएंगे। साल 2020 के बाद से अब ये पहली बार होगा पिछले 4 सालों में कि ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है। जब इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर टैरिफ ड्यूटी बढ़ाता है, तो उसके एनकाउंटर करते हुए दूसरा देश भी लगाता है टैरिफ ड्यूटी। ऐसे में क्या होता है, जो स्थिति पैदा होती है इसे ट्रेड वॉर बोलते हैं। ठीक है, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध तो खराब होते ही होते हैं, पॉलिटिकल संबंध भी खराब होते हैं, और साथ में दोनों देशों के व्यापारियों को भी नुकसान झेलने को पड़ता है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ध्यान रखिएगा, पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा है। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से भारत का डीप ओशियन मिशन, जिसका नाम है समुद्रयान, इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो केंद्र सरकार की तरफ से 600 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है समुद्रयान के लिए। और समुद्रयान के लिए ये जो पनडुब्बी आपको दिखाई दे रही है ना, ये चाइना मेड है। तो भारत इस साल के आखिर तक, आप ये समझ लो जैसे समुद्र तल है, तो समुद्र तल से नीचे 500 मीटर की गहराई तक रिसर्च करेगा इसी पनडुब्बी की मदद से, और ये चाइनीज पनडुब्बी है। ठीक है, आने वाले समय में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने यह भी अनाउंस किया है कि इस तरीके के सबमरीन्स हम भी बनाएंगे देश में। फिलहाल जो प्रोग्राम है वो इसी पनडुब्बी से किया जाएगा, और अगले कुछ सालों में इसको बढ़ाते हुए गवर्नमेंट का कहना है कि हम 500 मीटर की इस रिसर्च को बढ़ाते हुए आने वाले समय में 6000 मीटर की गहराई तक लेकर जाएंगे। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है नवीन चावला। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन सी पोस्ट पर थे? तो नवीन चावला भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। साल 2009 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो पूरी कमान इन्हीं के हाथ में थी इलेक्शन कंडक्ट कराने की। नवीन चावला 79 की एज में थे और हाल ही में इनका निधन हो गया। और भारत के बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में ऑब्वियसली इनका नाम आता है। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी थे, एजीएएमयू कैडर के। तो अब इनका निधन हो गया। और इलेक्शन कमीशन का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 324 में। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो समय बचाते हुए अपना पूरा जीएस का सिलेबस कवर कर सकते हैं मेरे जीएस के फाउंडेशन बैच से। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी भी 50% ऑफ चल रहा है। उसके लिए आपको कोड लगाना है रिपब्लिक 50। क्या लगाना है? रिपब्लिक 50। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे फी डायरेक्ट 50% कम हो जाएगी। तो ये जो ऑफर है बस 2 ही 3 दिन के लिए बचा हुआ है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी अगर आप इस साल दे रहे हैं तो इसके लिए भी स्पेशल बैच लॉन्च्ड है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में मेरा आप कोई भी बैच लेते हैं, हर बैच की 1 साल की वैलिडिटी है। 24/7 आप कभी भी क्लासेस देख सकते हैं, बार बार रिपीटेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। एक बार अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद विदाउट इंटरनेट भी आप उसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप कोई बैच परचेज करेंगे तो इंटरफेस में नीचे माई जोन का ऑप्शन है, यहीं पर आपको मेरे सारे बैचेस दिखते हैं। और जैसे ही आप क्लास अगर डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड वाले सेक्शन में वो आपको दिखने लगेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका हर एक वनडे एग्जाम के लिए पूरा सिलेबस कवर है फाउंडेशन बैच में। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एक पैकेज के फॉर्मेट में मैंने आपको इस बैच में दिया हुआ है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।